हेलो बच्चों, आप सब ठीक हैं। आज हम आपको क्लास 10th में केमिस्ट्री, क्लास 10 से जो आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वहाँ से हम आपको केमिस्ट्री के कुछ टर्मिनोलॉजी, वहाँ पर कैसे केमिस्ट्री को हमें पढ़ना है उस पर थोड़ी डिस्कस करेंगे 5 मिनट। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बात आपसे ये करनी है कि जैसे वर्ड केमिस्ट्री का आता है, केमिस्ट्री क्या है? नाम सुन लिया, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, केमिस्ट्री में इक्वेशन है, केमिस्ट्री में रिएक्शन है। तो कठिन क्यों बनता है? कठिन बनने का एक सबसे बड़ा रीजन आपका ये है कि जो बेसिक टर्म आपके होते हैं उन बेसिक टर्म पर आप ध्यान नहीं देते। बेसिक टर्म बिल्कुल आप पढ़ते नहीं, केवल रटना है। आपको क्या करना है? केवल रट लिया, छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आपने रट ली और नंबर आपको मिल गए। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो यहां पर जो भी चीजें हम आपको बताएंगे उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और उसके बाद फिर चैप्टर आप पढ़िए और चैप्टर के थीम को पकड़िए। क्या करना है? कह क्या रहा है, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है वो चीज हमको पढ़नी है। बाकी रटना कुछ नहीं है, कुछ भी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है जो आपको रटना पड़े। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट, क्लास 9th में आपने एलिमेंट पढ़ा हुआ है। क्या होता है एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट। और एटम भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। एटम क्या होता है? एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आपने नाम सुना है, पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो आपको पढ़ाए गए 9th क्लास में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहला काम आपका ये है। यूज आपका, कहते हैं सर यहाँ पे इस चैप्टर में इसका यूज नहीं है। अरे यूज तो नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आप पढ़ेंगे, वहां एलिमेंट नहीं आता, वर्ड लिखना नहीं आता, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं है। तो आपको सबसे पहले कुछ एलिमेंट आपको तैयार करने हैं। जैसे हो गया हाइड्रोजन, हीलियम विद सिंबल, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। देन एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर आपको तैयार हो। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है? अगला जो एलिमेंट आपका आता है वो क्या है? सोडियम। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो एलिमेंट आपको तैयार करने हैं वो एलिमेंट है आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है आपका? 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इतने एलिमेंट आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, जब आपको ये एलिमेंट तैयार होंगे, सिंबल नेम आपको तैयार होंगे, एटॉमिक नंबर तैयार होगा, तो रिएक्शन करना उतना ही आसान है। ठीक है, रिएक्शन को समझना उतना ही आसान है। कैसे, जब वहां पे यूज होगा चैप्टर में, तब आपको हम बताते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। ठीक है, इतना आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बताइए। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नेम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम है चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या है केमिकल रिएक्शन, किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है ये? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं। क्या बनते हैं? नए सब्सटेंस यहां पर बनेंगे और नई चीज आपको मिलेगी। अगर वो नया है, अगर वो नया है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होंगी, प्रॉपर्टीज न्यू होंगी, यानी चेंज इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी और नेचर भी उसका चेंज होगा। क्या चेंज होगा? नेचर भी चेंज होगा। दो चीजें आपको मिल गई। अब आता है आपका कि केमिकल रिएक्शन, अगर हम दो एटम लेते हैं, दो एटम हमने ले लिए और दोनों को कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने के बाद एक हमको एक नई चीज मिलती है। क्या मिलती है? जैसे जनरल एग्जांपल आपने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को एयर में हमने बर्न किया तो एयर का वर्ड आता है तो ऑक्सीजन हो गया। और यहां पर आपको क्या लिखना है? यहां पर आप क्या लिखेंगे? एयर, AIR, एयर, एयर वाली ऑक्सीजन है ये। और तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पर मैग्नीशियम था, यहां पर ऑक्सीजन था, दोनों अलग अलग थे। जब दोनों आपस में जुड़े तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, एक नई चीज मिल गई। भाई ये दोनों अलग थे, मैग्नीशियम अलग है ये और ऑक्सीजन अलग है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। तो ये इसके साथ बॉन्ड के साथ बंध गया तो नया प्रोडक्ट हो गया। मैग्नीशियम एक मेटल था, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, और जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यानी बर्न हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो 2 हमने ले लिया और इसको हमने 2MgO में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है ये, तो ये क्या है आपका? इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग रिएक्टेंट के नेम से जानते हैं, रिएक्टेंट। और ये क्या होता है आपका? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपका दिस एरिया में होता है इधर, और ये आपका प्रोडक्ट है। अभी जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो रिएक्शन बोथ साइड से होगी, जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तब इधर भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा, इधर भी रिएक्टेंट होगा, इधर ये प्रोडक्ट हो सकता है, इधर ये प्रोडक्ट हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। क्योंकि दो तरीके की रिएक्शन हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एक रिएक्शन हमारी होती है रिवर्सिबल और एक रिएक्शन हमारी होती है इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लो और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लो। जैसे रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट।
ये रिवर्सिबल हो गई। और डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो अगर नहीं बन रहा है, नहीं बन सकता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, क्या प्रोसेस है आगे। आगे आपका जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस आपका क्या कहता है? कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब तो ये हो गई रिएक्शन, अब इसके कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टर्स हैं? मेन आपके क्या है? कैरेक्टर्स है। अब इन कैरेक्टर्स पे हम लोग क्या बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन से क्या होता है। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो आपका क्या कहता है? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा जो कैरेक्टर है आपका क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पहला हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, और तीसरा जो आपका हो गया वो क्या कह रहा है? चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। और फोर्थ जो आपका है वो क्या बोल रहा है? कह रहा है चेंज इन स्टेट, स्टेट, स्टेट चेंज हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब ये करेक्टर आए तो क्यों आए? क्या रीजन है इसका करेक्टर आने का? क्या रीजन है? जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है ना। तो कोई गैस निकाल रहा है, कोई गैस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, किसी में पीपीटी आ रहा है, किसी में कलर चेंज हो रहा है, किसी में स्टेट चेंज हो रही है, तभी तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। अभी क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। अब देखिए, अगर हम पहला टॉपिक आपका ले लें, फर्स्ट टॉपिक ले लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो दो रिएक्टेंट आपस में मिला दिए तो क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर हम जिंक ग्रेन्यूल्स ले लें और इस पे अगर हम H2SO4 डाल दें, क्या डालना है? H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है? ZnSO4 बन जाएगा। बचा क्या आपके पास? H2। तो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये किसको बताता है? गैस को बताता है। अगर ये है तो पीपीटी को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है? पीपीटी को। अब किया क्या देखिए, एक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रेन्यूल फिल कर दिए, ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया हमने? मान लीजिए इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है इसमें, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल के कांटेक्ट में सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा, वैसे ही छोटे छोटे यहाँ पर बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये छोटे छोटे बबल, ये बबल यहाँ पर निकलेंगे। और अगर इसको हम ऐसे बंद कर लें, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसको ऐसे हमने बंद कर लिया, तो बंद कर लेंगे तो इससे क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। ये गैस हो रही है, ऐसे गैस निकल रही है, ठीक है। क्या है? हाइड्रोजन गैस। अगर हम कोई माचिस की तिल्ली जला करके इसके पास में लाते हैं तो क्या होगा? पॉपअप साउंड होगा, फट फट होगा। लेकिन यहां पर करते क्या है, यहां पर ये तब अच्छे से देगा जब यहां पर हम लोग कार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक कार्क लगा देते हैं। ये कार्क लगा दिया,
गैस को हमने कलेक्ट कर लिया और एक पाइप यहाँ पे लगी हुई है, इसको हमने कलेक्ट कर लिया और जैसे ही हम यहाँ पर बर्निंग एयर लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, पॉपअप साउंड होगा, साउंड निकलेगा। ठीक है, कलेक्ट करना है। और जनरली अगर लैब में जाकर के आपको करना है तो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, जिंक ग्रेन्यूल डाल दीजिए, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए। डाइल्यूट डालना है, कंसंट्रेट नहीं यूज करना है। जैसे यहाँ पर हम डाइल्यूट डालेंगे वैसे ही H2SO4 जनरेट होने लगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाई जिंक ग्रेन्यूल आर यूज्ड, ग्रेन्यूल्स आर यूज्ड, क्यों हम जिंक ग्रेन्यूल से लेते हैं? अगर हम इसका पाउडर ले लें, क्या ले लें, पाउडर ले लें, तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? रिएक्शन होगी, लेकिन क्विक होगी, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगा? हाइड्रोजन गैस कलेक्ट बहुत तेजी के साथ निकलेगी और इसको हम आसानी से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं, यहां पर ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं, तो जब हम इस पे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इस ग्रेन्यूल्स के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड घूम जाएगा। भाई ये ग्रेन्यूल्स है, उसके चारों ओर सल्फ्यूर, नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, चारों तरफ होगा, रिएक्शन आसानी से होगी। और अगर इसको हम पाउडर फॉर्म में बना दें तो पाउडर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ये पाउडर फॉर्म में है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, तो ये ऊपरी लेयर इसकी रिएक्शन कर जाएगी, ऊपरी लेयर रिएक्शन करेगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगी, हो जाएगा, हो गया। कलेक्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए जिन ग्रेन्यूल्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर निकालना है तो जिंक ग्रेन्यूल का यूज करेंगे, अदरवाइज हम जिंक ग्रेन्यूल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रोसेस है आपका क्या कहता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या बोल रहा है, कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। व्हाट डू यू मीन बाय पीपीटी? प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है? क्या होता है प्रेसिपिटेट? कैसे हम पता करेंगे कि ये प्रेसिपिटेट है और ये प्रेसिपिटेट नहीं है? अगर वो डिसॉल्व नहीं है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब हमने ले ली, एक टेस्ट ट्यूब हमने ये ले ली और दूसरी टेस्ट ट्यूब हमने ये ले ली, ये ले ली, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब हमने ये ले ली। अब यहां पर हमने किया क्या, इसमें हमने सॉल्यूशन बना लिया किसका, PbNO3 का, और यहां पर हमने क्या ले लिया, Ki ले लिया। क्या ले लिया? Ki। जनरल एग्जांपल है आपका। तो ये भी आपका सॉल्यूशन क्या होता है, कलरलेस होता है। ये जो सॉल्यूशन आपका है ये भी कलरलेस होता है, और ये भी सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है। दोनों सॉल्यूशन डिसॉल्व करने पर कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, दोनों कलरलेस होंगे। लेकिन जैसे ही लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, क्या बोलते हैं इसको, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जैसे ही हम क्या करते हैं, Ki मिलाते हैं, जैसे हम Ki मिलाते हैं वैसे ये इस कलर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, ऐसा कलर बनने लगता है। तो ये कैसा है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता। इसको हम फिल्टर पेपर लगा करके छान सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पीपीटी। क्या नाम दे दिया, पीपीटी नाम दे दिया।
प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब रिएक्शन देखिए, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, तो प्रोडक्ट जो बन के आता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा PbI2, ये जो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट की वजह से ये कलर हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये कलर दिखाई दे रहा है, इसका PBT बनता है। अब यहां बातें आती है कि लेड नाइट्रेट क्या है। दो चीजें यहां पर है, एक वर्ड आता है वैलेंसी का और एक वर्ड आता है ऑक्सीडेशन नंबर का। दोनों में डिफरेंस है, नाम में, नाम तो दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, और ऑक्सीडेशन नंबर लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अगर किसी की वैलेंसी 2 है, अगर किसी की वैलेंसी 2 है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +2 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर को इंटीजर नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, +2 और -2, +1 -1 0, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो जो मेन चीज इसमें याद करनी है वो आपको कौन सी याद करनी है, कि जैसे हमने लेड नाइट्रेट लिया, बैलेंसिंग की तो बात अलग की, बैलेंसिंग तो मैं सिखा दूंगा, बैलेंसिंग में नो प्रॉब्लम है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, वर्ड में दिया जाता है, जो क्वेश्चन आपका पेपर में आता है वो वर्डिंग में आता है। तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला आपको पता हो, नाइट्रेट में NO3 होता है, नाइट्राइट अलग होता है, नाइट्राइड अलग होता है। क्या होता है, नाइट्रेट अलग होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, ये अलग अलग फार्मूले हैं। ठीक है, और तीनों का अलग अलग रोल है, अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, और फिर हमें यह पता होना चाहिए जो PPT बन रहा है, जो PPT बन रहा है इसका जो ये क्या बन रहा है। भाई ये कोई प्रोडक्ट ही तो बनना होगा, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिले होंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही होगी। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बन क्या रहा है उसमें, उसका भी नाम हमको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन उस पर ही फंसता है, अगर वहां नहीं है तो नीट का जो फाउंडेशन कोर्स आप करते हैं, फाउंडेशन, वहां पर ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी होती है। फिर अगर हम यहां पढ़ लें तो वहां हमको ये चीज नहीं पढ़नी, क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अगला जो है इसका चेंज इन कलर, चेंज इन कलर कह रहा है। क्या बोल रहा है, चेंज इन कलर। अब जैसे यहां पर एक हमने एक टेस्ट ट्यूब ये ले ली और एक टेस्ट ट्यूब हमने ये ले ली। ठीक, हमने अगर यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है, किसका सॉल्यूशन डाला है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब में जब हम कॉपर सल्फेट लेंगे अलग सिंगल, तो कुछ कलर उसका ये दिखाई देगा आपको, ये क्या है, ये CuSO4 है। ठीक, अब जैसे CuSO4 है और इसमें हमने किया क्या, एक हमने नेल डाल दी, आयरन, क्या डाल दी, ये आयरन की नेल डाल दी। ये जैसे इसके कांटेक्ट में जाएगी, जैसे इसके कांटेक्ट में जाएगी इसका कलर चेंज कर देगी। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो गई होगी ना। अब केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, अब जैसे यहां पर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई होगी, अगर हमने Fe ले लिया और Fe के साथ कॉपर सल्फेट डाल दिया तो क्या बना रहा है, ये FeSO4 बना रहा है।
और कॉपर को बाहर कर रहा है। तो कॉपर ये जो ब्लू कलर आया है, ये जो ब्लू कलर है, ये जो कलर आपका दिख रहा है ब्लू, ये किसकी वजह से है? कॉपर की वजह से है। अगर कॉपर यहां से बाहर चला जाए तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन। ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्राउन। क्यों? क्योंकि अब ये आ गया, अब ये अपना कलर देगा। कैसा कलर देगा? अपना कलर देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसने क्या किया? इसको यहां से बाहर कर दिया। क्या किया इसने? इसने इसको यहां से बाहर कर दिया, तो कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, कलर चेंज आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर हम अगला देखिए, अगर हम क्या करें, यहां पर हमने दूसरा एग्जाम्पल है, ये ले लिया K2Cr2O7, ये ले लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने क्या किया? SO2 गैस डाल दी। जैसे हमने SO2 गैस डाल दी, वैसे ही कलर इसका क्या हो गया? ब्लैक। ये कलर आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहां पर ये कौन सी मेटल थी? Cr, क्रोमियम मेटल है। क्रोमियम मेटल यहां से बाहर हो रही है। क्या हो रहा है? बाहर हो रही है। बाहर करने का काम कौन कर रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस कर रही है, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया? ब्लैक कलर हो गया। ब्लैक कलर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट ले लें, ये कलर में आता है पोटेशियम KMnO4, ये कलर आपका होता है KMnO4। ठीक है, अगर हम KMnO4 में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, क्या डाल दें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, तो क्या करेगा? ये कलर चेंज कर देगा, और कलर चेंज में क्या आएगा? व्हाइट कलर आ जाएगा आपका। ये व्हाइट कलर देगा, कलरलेस कर देगा इसको। कैसा काम कर देगा? कलरलेस। कलरलेस। तो चेंज ऑफ कलर, अगर जो चेंज कलर कर रहा है, ये भी तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है। अब हुआ क्या है कि जो चीज यहां से गायब हो रही, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि यहां से कौन सी चीज ऐसी थी, पहले थी बाद में नहीं है, तो कलर चेंज हो रहा है। उस पर दिमाग लगाना है, उस चीज पर दिमाग लगाना है कि यहां पर ये था और ये नहीं होकर के ये बाहर निकल गया, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट आपका कहता है, वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट जो पॉइंट आपका बता रहा है, वो किसके बारे में डिस्कस करेगा? नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है चेंज इन स्टेट। क्या चेंज कर रहा है? स्टेट को चेंज कर रहा है। अब स्टेट में क्या करना है? स्टेट में करना है बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल ले लीजिए। क्या लेना है? बर्निंग कैंडल। जलती हुई कैंडल आप लेंगे। कैंडल जैसे आपकी ये है, ठीक, ये आपकी फ्लेम जल रही है। अब जब ये फ्लेम जलेगी तो अभी तक ये क्या था? सॉलिड था सॉलिड।
और जैसे ये जलेगी तो इसका टेम्परेचर इसको मिलेगा, तो ये क्या होगी, मेल्ट होना चालू हो जाएगी, स्टेट चेंज होगी। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आपको मिलती है कि पहले रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनना है, तो रिएक्टेंट अगर सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है, और प्रोडक्ट उसका क्या हो रहा है, लिक्विड आ रहा है, तो क्या होगा, होगा आपका क्या, ये प्रोसीजर आपको मिलेगा। और वो प्रोसीजर क्या कह रहा है, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो रहा है। यही जो वैक्स है ये मेल्ट हो करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और वो मेल्टिंग पॉइंट में आ रहा है। तो जब मेल्टिंग पॉइंट में आपको मिल रहा है तो कैसा हो गया, कलर चेंज, वो स्टेट चेंज हो गया ना। अगला जो एक और इसमें पॉइंट दिया गया है वो क्या कहता है, एक और चेंज आपको मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर। क्या चेंज कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता है। दो चीजें हैं आपकी टेम्परेचर चेंज करने में। हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर में हमने किया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, और ऊपर से हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। तो जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डाला था तब इसको हम टच करें, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है डिसॉल्व होगा, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ये CaCO3 है, ये जैसे डिसॉल्व होगा फिर आप इसको टच करिए, तो टच करने पर ये वेसल क्या होगा, ये बीकर क्या होगा, हार्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या होगी, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, बहुत तेजी के साथ बबल बनेंगे बिना हीट किए हुए, ऐसा लगेगा इसे बॉयल किया जा रहा है। आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले आइए, वो भी कौन सा, पत्थर, स्टोन वाला, स्टोन लाना है आपको, वो नहीं लाना है आपको, उसमें आपको कम मिलेगा, जो रोड पे चूना डाला जाता है इंडिकेटर का काम करता है, वो नहीं लाना है। आप पत्थर कोयला लाइए और पत्थर कोयले को एक वेसल में रख करके पानी डाल दीजिए, जितना अमाउंट लाइए उसी हिसाब से आप पानी डाल दीजिए उसमें। और एक काम ये करना, उसको सील्ड मत करना, ढक्कन मत लगा देना, तो फाड़ देगा, फट जाएगा, बहुत तेजी के साथ फटेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। दूसरा क्या करता है, एक बीकर हमने ले लिया और हमने क्या किया, यहां पर अमोनियम क्लोराइड ले लिया, अमोनियम क्लोराइड में हमने वाटर डाल दिया, फिर इसका टेम्परेचर हम चेक करेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। पहले पानी का टेम्परेचर चेक कर लीजिए कितना है, अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद वाटर का टेम्परेचर चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये क्या होगा, कूल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। ये आपके क्या है, मेन कैरेक्टर्स ऑफ द रिएक्शन है। अब आपको मेन चीजें याद क्या करनी है, कलर चेंज हुआ, ठीक है, पीपीटी बना, टेम्परेचर चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुई, ठीक है। ये जो चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो चेंज हो रहा है, इस चेंज क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, उनके फार्मूले आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। किसी का भी फार्मूला नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए कि सर जो इसका कलर आया है इसका फार्मूला क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के डाल दीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट किसका बना हुआ है, क्या है ये, ठीक है। अगर वो ब्राउन कलर का था पिंक कलर का हो गया है, तो ब्राउन से पिंक अगर हुआ है तो क्या बना होगा, कुछ बना होगा तभी तो प्रोडक्ट उसमें कलर आया है, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आ जाता है। क्या आता है, इसी में से क्वेश्चन आपका आता है। अगला है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब देखिए फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या है, जनरली आप लोग समझ लीजिए
फिजिकल और केमिकल चेंज, दो प्रोसेस हैं आपके। एक प्रोसेस आपका ये है, एक फिजिकली चेंज है और दूसरा केमिकली चेंज है। जो फिजिकल चेंज आपका होता है, ये जो फिजिकल चेंज है, इसको हम एक तरीके से रिवर्सिबल भी बोलते हैं। और जो केमिकल चेंज है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। किस में आता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। जैसे फिजिकल चेंज में बर्निंग कैंडल हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, यहां पर डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड। समझ रहे हैं ना इस चीज को? मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, केमिकल चेंज हो गया। यहां पर क्या था? आइस ले ली, जैसे आपने आइस को आपने क्या किया? बॉयल कर दिया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और इसको फिर आप इसमें आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर फिजिकल जो चेंज आपका होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़नी है इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज में। तो जनरली इसमें कॉमन सेंस आपका दिमाग काम करेगा। क्या दिमाग काम करेगा? दिमाग आपका काम करना चाहिए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है क्या। मैंने बता दिया ना, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा और उस सब्सटेंस से आप फिर से वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाते हैं अगर वो केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में क्या होगा? थोड़ी देर के लिए चेंज किया और फिर अगर आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये आपका केमिकल और फिजिकल चेंज में डिफरेंस है। ठीक है, आगे भी और आगे डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज पर हम लोग। अगला देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? तो केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप हैं, होती तो बहुत सारी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, लेकिन आपके सिलेबस में कितनी आपको पढ़नी है? देखिए जनरली जो आपको पढ़नी है वो क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी क्या पढ़नी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन। तीसरी क्या पढ़नी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ना है। और चौथी जो रिएक्शन पढ़नी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां पर ये रिएक्शन है, इसका दूसरा पार्ट आपका क्या मिलता है आपको? सेकेंड पार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है और डिसोसिएशन भी रिएक्शन होती है। यहीं पर आपको ये चीज समझना है, आगे क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ऑक्सीडेशन होती है तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन रिएक्शन भी होगा, जिसको हम लोग जनरली रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। अब ये सब यहीं पे अगर आप पढ़ लेंगे तो क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन आपकी है, और भी कई टाइप की रिएक्शंस हैं, और वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? अब देखिए 5 टाइप जो है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अगला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ठीक। सिंगल जो आपका रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन, बता ही चुका हूं मैं। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप यहां पढ़ेंगे। आगे जो पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट है जो यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात आती है, हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो वहां पर एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल पढ़ेंगे,
रिएक्शन विद नॉन मेटल पढ़ेंगे, रिएक्शन विद एसिड पढ़ेंगे, रिएक्शन विद बेस पढ़ेंगे। तो टाइप आपके बदलते चले जाएंगे जैसे जैसे आप क्लास में जाएंगे, आगे क्लास में जाएंगे। तो यहां पर जो आपको मेन रूप से पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जनरल एग्जांपल आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। पहला जो टर्म आपका है, तो इतना आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन, ठीक है, इतना आपको याद करना है। अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। पीछे का जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, आपको अच्छे से रिएक्शन के बारे में समझना है, अच्छे से आपको रिएक्शन के कैरेक्टर के बारे में समझना है, कैरेक्टर क्या होता है, और तीसरा जो आपको समझना है कलर चेंज समझना है, और चौथा जो पॉइंट आपका है तैयार करके रखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग इनको, इसके बारे में आपको ओपन बताएंगे, इसके टाइप, इसके टाइप, इसके टाइप, इन सब के बहुत बहुत टाइप हैं। कौन सी कॉम्बिनेशन, भाई एक रिएक्शन से तो काम चलने वाला नहीं है कि एक रिएक्शन आपने इसकी तैयार कर ली, एक इसकी तैयार कर ली, एक इसकी तैयार कर ली, एक इसकी 4 रिएक्शन तैयार कर ली, हो गया काम, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन आपको पढ़नी है, कम से कम इनके 10-10 एग्जाम्पल आपको 10-10 एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, तब जाकर के कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ये समझना होगा, तब जाकर के आप कहीं स्टेबलाइज हो पाएंगे। बात आई समझ में 100%। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे डिस्कशन होगा। किस पर डिस्कशन होगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे डिस्कशन होगा कि रिएक्शन का क्या टाइप है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के आइए और सिंबल भी तैयार करके आइए। सिंबल, जितने सिंबल हैं, हाइड्रोजन से एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है और टू जिंक 30 तक आपको एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से तैयार हो, तभी आप इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो क्वेश्चन आपका वर्ड में पूछा जाता है आसानी से कराएंगे। जो 25 नंबर की केमिस्ट्री आती है, अगर 25 में 25 लाना है, 25 में अगर 25 आपको लाना है, तो एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझिए और 2 महीने में पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार, इतने अच्छे से तैयार। अगर आप इतना अच्छा यहां पे कर लेते हैं तो क्लास 10th का स्टैंडर्ड भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। स्टैंडर्ड मतलब जब आप 11th क्लास में पहुंचे तो आपको ये न लगे केमिस्ट्री बहुत कठिन है। 11th क्लास के बच्चे जनरली क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बहुत कठिन है। अब केमिस्ट्री बहुत कठिन है, इसीलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा कि केमिस्ट्री को आसान हम कैसे बनाते हैं। यहां से आसान है, अभी आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे केमिस्ट्री और स्टैंडर्ड होती जाएगी। कितनी स्टैंडर्ड होगी, हम 10th क्लास में आपको 11th क्लास तक लगभग केमिस्ट्री का जो वीडियो है रीच करवा देंगे, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए। थैंक यू।